सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग जो केमिस्ट्री का सेशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र की क्या भूमिका होती है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग का टोटल 8 टॉपिक है। ठीक है, जो कि 2 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में सोप एंड डिटर्जेंट, फ्यूल, सीमेंट और ग्लास, इन चारों टॉपिक को पढ़ेंगे पहले क्लास में, यानी कि आज के वीडियो में इन चार पार्ट को, चार चीजों को पढ़ेंगे। साबुन और अपमार्जक, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है ईंधन यानी कि फ्यूल। तीसरा टॉपिक है सीमेंट। चौथा टॉपिक है ग्लास, ये आज पढ़ेंगे। और इसका जो पार्ट 2 आएगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पांचवा टॉपिक फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक। छठा टॉपिक एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक। सातवां टॉपिक पेस्टिसाइड यानी कि पीड़कनाशी। और आठवां टॉपिक पॉलीमर यानी कि बहुलक। याद रखिए, बायोलॉजी में मैंने पॉलीमर बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, केमिस्ट्री में जो पॉलीमर पढ़ाऊंगा, तो जो चीज मैं बायोलॉजी के वीडियो में छोड़ दिया हूं या कुछ चीज मुझसे छूट गई है, उसको इसमें केमिस्ट्री में रिवीजन करवा दूंगा और केमिस्ट्री में इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जो भी मेरे बायोलॉजी वाले पॉलीमर चैप्टर को देखे हैं या नहीं देखे हैं वो जाके देख ले। बायोलॉजी में मैंने पॉलीमर पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है। केमिस्ट्री में उससे थोड़ा सा कम रहेगा, कुछ चीज में ज्यादा भी रहेगा। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज इन चारों चीजों को मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। चलिए, सबसे पहला टॉपिक आते हैं सोप, साबुन। साबुन के बारे में बात करते हैं। साबुन बनता किससे है? ये लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण से बनता है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड से बनता है। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि ये फैटी एसिड होता क्या है। तो फैटी एसिड जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है RCOOH। आर को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। अब होता क्या है, ये देखिए, यहां से यहां तक है एल्काइल ग्रुप, और ये है COOH, ये एसिड का बेसिक ग्रुप है। अब इसको अगर बात करें एल्काइल ग्रुप, ये होता क्या है, CH3 पहले होगा, फिर CH2 एक चेन में होगा, N चेन में। N कुछ भी हो सकता है, N का मान 12 से 18 तक होता है जनरली। और साबुन बनाने में जनरली जो यूज होता है मोस्टली, ये 3 फैटी एसिड यूज होता है। पहला है स्टीयरिक एसिड, दूसरा है पामेटिक एसिड, तीसरा है ओलेइक एसिड। और सबका फॉर्मूला इस यही होगा। ठीक है, पहला देखिए, C17H35COOH। C17 है, यानी कि यहाँ N का मान कितना हो जाएगा, 17 नहीं 16, एक कम, 16, क्योंकि यहाँ देखिए CH3 में एक कार्बन आ चुका है, तो यहाँ N में आपको कितना कार्बन आना होगा, 16। तो 16 और एक 17, तभी यहाँ पर C17 हुआ। अगला देखिए, दूसरा लिया है पाल्मेटिक एसिड। इसमें C15 है, यानी कि N का मान है 14, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पर आ चुका है और N की जगह 14 लेंगे तो यहाँ 14 कार्बन आ जाएगा, तो 14 एक 15। C15H31COOH, ये होता है पामेटिक एसिड का फॉर्मूला। और तीसरा एसिड है ओलेइक एसिड, C17H33COOH, यानी कि N का मान है 16। तो ये इसी फॉर्मूला पर आपका जनरली फैटी एसिड बनता है। ठीक है, तो अब बात करें यही 3 फैटी एसिड, यानी कि RCOOH, जब इसको RCOOH यानी कि फैटी एसिड को जब NaOH या KOH से रिएक्ट करवाते हैं, तो ये बनाता है सोप। दो तरह का सोप बनाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं सोपिनिफिकेशन, साबुनीकरण, यानी कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं सोपिनिफिकेशन या साबुनीकरण। चलिए इस फॉर्मूला को इस तरीके को देखते हैं अच्छे से। RCOOH हो गया आपका फैटी एसिड। इसमें जैसे हम लोग कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH से रिएक्ट कराएंगे, तो ये बनाएगा RCOONA, यानी कि फैटी एसिड का सॉल्ट। यही तो मैंने बताया था कि लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। तो यहाँ पर है आपका, ये ऊपर वाला है सोडियम लवण, नीचे वाला है पोटेशियम लवण। यानी कि सोडियम लवण कब बनेगा फैटी एसिड का, जब फैटी एसिड को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि कॉस्टिक सोडा से। अगर हम लोग फैटी एसिड को रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि कॉस्टिक पोटास से, तो ये बनाता है आपका पोटेशियम का फैटी एसिड का सॉल्ट। और याद रखिए, दोनों सॉल्ट में अंतर क्या है, RCOONA और RCOOK में क्या अंतर है। ये जो Na वाला सॉल्ट बना,
ये आपका कपड़ा धोने वाला साबुन होता है, यानी कि इसी को वॉशिंग सोप बोलते हैं, या इसी को हार्ड सोप भी हम लोग जनरली टर्म यूज करते हैं। और अगर RCWK के बारे में बात करें तो ये होता है बाथिंग सोप, यानी कि नहाने वाला साबुन, और इसी को सॉफ्ट सोप भी कहा जाता है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक तो टेम्पोररी होती है अस्थाई, और एक होती है परमानेंट। कैसे इसको बोलेंगे कि कौन टेम्पोररी है कौन कौन परमानेंट है? अगर किसी जल की कठोरता को बॉयल करके दूर किया जा सकता है तो उसको बोलेंगे टेम्पोररी, आपका टेम्पोररी अस्थाई कठोरता, ठीक है। लेकिन अगर इसे बॉयल करके दूर नहीं किया जा सकता जल की कठोरता को, उसमें कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर फिर बॉयल करके अगर इसको दूर किया जाता है तो उसको बोलते हैं परमानेंट आपका कठोरता, ठीक है, स्थायी कठोरता बोलते हैं। तो दो तरह का कठोरता हो गया, टेम्पोररी और परमानेंट, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जो टेम्पोररी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण होता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है? परमानेंट कठोरता क्यों होती है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से नहीं होता है, क्लोराइड और सल्फाइड के कारण होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? जो टेम्पोररी कठोरता है वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से होगा, और परमानेंट कठोरता जो है वो क्लोराइड और सल्फाइड के कारण होगा। टेम्पोररी कठोरता को सिर्फ बॉयल करके दूर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। परमानेंट कठोरता को बॉयल करके खाली दूर नहीं होगा, इसको बॉयल करने से पहले इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा इसमें मिक्स करना पड़ेगा, वॉशिंग सोडा मिक्स करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब ये समझ लीजिए कि साबुन जो है कभी भी हार्ड वाटर में झाग नहीं देता है, हार्ड वाटर में झाग नहीं देता है, यानी कि लेकिन आपका वही, अगर हम आपको डिटर्जेंट पढ़ाएंगे, डिटर्जेंट, तो वो हार्ड वाटर में भी और सॉफ्ट वाटर में भी दोनों में आपका झाग दे देता है। तो इसलिए आप समझिए साबुन जो है कभी भी कठोर जल में झाग नहीं देता है। इसका कारण क्या है? वाई रीजन क्या है? क्योंकि साबुन जो है कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो सोप से रिएक्ट करके और इस अघुलनशील लवण बना देता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी सोप का फॉर्मूला ही होता है RCOO या RCOO। अगर RCNO का बात करें तो जैसे ही इसको वाटर में घोलेंगे तो RCOO- अलग हो जाएगा और Na+ अलग हो जाएगा। उसी तरह RCOOK का बात करें, इसको जैसे ही पानी में घोलेंगे तो RCOO- और K+ आपका अलग हो जाएगा, यानी कि दोनों पार्ट अलग हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों पार्ट अलग हो गया, RCOO- और Na+, फिर यहाँ पे RCOO- और K+, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये पॉजिटिव, इसका वैलेंसी पॉजिटिव होता है, ये सीधा RCOO- यानी कि हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट से जाके रिएक्ट कर लेगा, और रिएक्ट जैसे ही करेगा इससे तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सोडियम को हटा के अपना लवण बना लेगा, और अपना लवण बनाएगा वो लवण अघुलनशील होता है, यानी कि वो झाग नहीं देगा। ये आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं, जो मतलब सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको अगर पता है तो आपको 1 नंबर दे के जाएगा, नहीं पता है तो आप नेगेटिव भी ला सकते हैं या आपको 0 नंबर देगा। छोटा सा चीज है, इसको समझ लेते हैं। पारदर्शी साबुन, जैसे कि जो आपका पियर्स, जैसे पियर्स साबुन होता है, देखते हैं अब उससे सन को देखिएगा तो दिखने लगेगा सन हल्का हल्का, वो पारदर्शी साबुन होता है। ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए उसमें ग्लिसरीन और इथेनॉल को मिलाते हैं। ये आपका एग्जाम डायरेक्टली यही पूछेगा, ग्लिसरीन और इथेनॉल मिलाते हैं, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर आपको दे देगा। सेविंग सोप, दाढ़ी बनाने वाला साबुन जो होता है, साबुन ही नहीं, दाढ़ी बनाने वाला जो क्रीम होता है जो आप यूज करते हैं जिलेट वगैरह का, तो सेविंग सोप या सेविंग क्रीम में सोडियम रोजीनेट मिलाया जाता है, सोडियम रोजीनेट, ठीक है। और एक चीज और देखिएगा, जो सेविंग वाला आपका जो क्रीम होता है या सोप होता है, साबुन, उसका देखिएगा झाग जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप अपने दाढ़ी में लगाते हैं सेविंग क्रीम, तो अगर झाग जल्दी खत्म हो जाएगा तो फिर से आपको पानी लगा के उसको मिलाना पड़ेगा, यानी कि झाग जल्दी ना सूखे, जो सेविंग सोप है उसका झाग फोम जो है, झाग जल्दी ना सूखे, इसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। आगे, साबुन का जो जलीय विलयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, वो क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है, जो कि सूती कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जब भी आप कपड़ों को साबुन से धोइएगा
है ना। सिर्फ साबुन में रख दीजिएगा बहुत देर तक छोड़ के फूलने के लिए, तो सूती कपड़ों को ये नुकसान पहुंचाता है, सूती कपड़ा इससे खराब हो सकता है। ठीक है। अब साबुन वर्क कैसे करता है? जब साबुन को पानी में मिलाते हैं तो RCOO- और Na+ या K+ अलग हो जाता है। ठीक है। तो यानी कि हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ पे RCOO- और Na+ या RCOO- K+, ये पूरा टोटली अलग हो जाएगा पानी में जैसे ही मिलाएंगे। तो इसका बात नहीं करते हैं, इसका बात करते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया RCOO-। एक तो R वाला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। ठीक है। और COO- वाला पार्ट जो है ये आपका दोनों पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। आर वाला पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि पानी से नफरत करता है, जल रोधी, पानी से नफरत करता है, जल के कांटेक्ट में वो कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है। और जो COO- वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जल स्नेही होता है। ठीक है। और ये आर वाला पार्ट जो है ये करता क्या, देखिए इसमें हमने दिखा, ये काला कलर से जो दिखा है ये 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 आर वाला पार्ट है, ये 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 और ये इसके चारों ओर ये आर वाला पार्ट है। ये क्या करता है, जो डर्ट है, डर्ट यानी कि गंदगी, गंदगी के चारों ओर यहाँ ये घेर लिया, चारों ओर घेर लिया, यानी कि गंदगी के चारों ओर हाइड्रोकार्बन यानी कि आर वाला पार्ट घेर लेता है। ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गंदगी के चारों ओर कौन सा पार्ट घेरता है, तो आर वाला पार्ट घेरता है। ठीक है। और यही जो है आपका मिशेल फॉर्मेशन में, यानी कि मिशेल फॉर्मेशन, साबुन से गंदगी हटाने की प्रक्रिया होती है मिशेल फॉर्मेशन, मिशेल फॉर्मेशन होता है। तो आर जो है ये हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से नफरत करता है, और ये टेल यानी कि पूंछ का काम करता है, पूंछ का काम करता है। ठीक है। उसके बाद आगे में आर वाले पार्ट के आगे में ये जो गोल गोल दिख रहा है, जो गोल गोल दिख रहा है ये होता है COO- वाला पार्ट। ये जो बचा ये वाला पार्ट, आर वाला पार्ट तो हो गया। ये COO- वाला पार्ट जो है पानी से प्यार करता है। ये पानी वाला पार्ट है, ये खुद पानी के कांटेक्ट में रहेगा, यानी कि पानी यहीं तक पहुंचेगा, ये आप यहीं तक पहुंचेगा। ये पानी को आर वाले पार्ट या फिर डर्ट के क्लोज में भी आने नहीं देगा। पानी अगर है, कभी भी आप कपड़ा धो रहे हैं तो पानी तो होगा ही, तो पानी जो आप धोइएगा तो सीधा यहाँ पर आके रुक जाएगा, यहाँ पर आके रुक जाएगा, यहाँ पर आके रुक जाएगा। ठीक है। यानी कि पानी को इसके अंदर नहीं जाने देगा। ये COO- वाला पार्ट जो है ये अपने तक ही रोक लेगा, क्योंकि ये पानी से प्यार होता है, अपने से दूर वो पानी को जाने ही नहीं देगा। COO- वाला पार्ट जो है पानी को डर्ट तक आने से रोक देता है। और ये हेड यानी कि सीरा वाला काम करता है। आपसे पूछेगा हेड के रूप में काम कौन करता है, तो COO- वाला पार्ट। और टेल के रूप में काम कौन करता है, आर वाला पार्ट। जो पूंछ का काम करेगा वो पानी से नफरत करेगा, पानी से दूर रहेगा। और हेड वाला पार्ट जो है वो पानी से प्यार करता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक, जल स्नेही होता है। ठीक है। तो अब समझिए पानी कहाँ से पीते हैं हम लोग, मुंह से पीते हैं, पानी हेड से पीते हैं, मुंह से पीते हैं ना, मुंह से पीते हैं अपने माउथ से। तो हेड वाला पार्ट पानी से प्यार करेगा, यानी कि जो पानी से प्यार करेगा COO- वही हेड का काम करेगा। और जो पानी से नफरत करेगा, टेल वाला काम, पूंछ वाला काम करेगा। ठीक है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन। और जैसे हम लोग साबुन को कपड़ा में जैसे मिशेल फॉर्मेशन होता है, हल्का सा आप कपड़ा में रगड़ दीजिए और पानी मार दीजिए, ये सारा डर्ट को बहा के निकाल देगा। यही होता है सोप, साबुन के काम करने की प्रक्रिया। तो ये तो था साबुन। ठीक है। याद रखिएगा साबुन जो है इसका एक्वस सॉल्यूशन क्षारीय होता है, सूती कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। वहीं अगर डिटर्जेंट का बात करें, इसका एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, ये क्षारीय नहीं होता, न्यूट्रल होता है, और ये सूती कपड़ा को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए आपको बोलता है कपड़ा को सर्फ से धोइए, बोलता है कपड़ा को साबुन से मत धोइए, सर्फ से धोइए। तो चलिए भाई सर्फ के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि डिटर्जेंट अपमार्जक के बारे में पढ़ते हैं। डिटर्जेंट को हिंदी में बोलते हैं अपमार्जक। इसे सर्फेक्टेंट भी बोला जाता है या सोपलेस सोप भी कहा जाता है, साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। तो इसका इतना सारा नाम है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं ये होता क्या है। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेट या अमोनियम डेरिवेटिव से बना होता है, यानी कि जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है उसके सल्फोनेट या अमोनियम व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव है। हाइड्रोकार्बन वही है जो पहले था। ठीक है। यानी कि आर हो गया आपका हाइड्रोकार्बन SO3Na। ठीक है। इसको बोलते हैं, जनरली डिटर्जेंट बनाने में इसी दोनों का यूज होता है। और इस दोनों को आपको पूरे अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला जो है RSO3Na, इसको बोलते हैं, Na का मतलब है सोडियम,
एल्काइल, ये हो गया आर हो गया एल्काइल, और SO3 हो गया सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल सल्फोनेट। और अगर इसका बात करें RC6H5SO3Na, तो यहाँ पे Na का मतलब हो गया सोडियम, R का मतलब हो गया एल्काइल, C6H5 बेंजीन, SO3 हो गया सल्फोनेट, यानी कि सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। इसका यूज भी आपको डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। जनरली इस दोनों का यूज ज्यादा किया जाता है। अब देखिए डेरिवेटिव को जनरली सॉरी डिटर्जेंट को जनरली अपमार्जक को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो कैटायोनिक, दूसरा एनायोनिक, तीसरा न्यूट्रल। आप पकड़ेंगे कैसे कि कैटायोनिक है, एनायोनिक है और न्यूट्रल है? अगर किसी डिटर्जेंट का सूत्र आपको दिया है एग्जाम में, इसमें अमोनियम नाम का वर्ड आ रहा है, अब जैसे अमोनियम देखिएगा मार दिए कैटायोनिक, कैटायोनिक। और जहां पर आप सल्फोनेट या सल्फेट वर्ड देखिएगा वहां एनायोनिक। ठीक है, जनरली कैटायोनिक का मतलब होता है प्लस, यहां समझिए कैटायोनिक का मतलब होता है प्लस। आप जब अमोनियम का फॉर्मूला पढ़िएगा तो अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 प्लस, यानी कि अमोनियम जो है वो NH4 प्लस होता है, यानी कि प्लस का मतलब कैटायन, कैटायन यानी कि धनायन। ठीक है, तो अमोनियम वर्ड जहां आएगा वो कैटायन होगा। उसी तरह अगर सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? SO4 माइनस, यही तो होता है सल्फेट, इसी को सल्फेट बोलते हैं। यानी कि सल्फेट कभी भी आएगा तो अपने साथ माइनस चार्ज लेकर आएगा। माइनस को बोलते हैं हम लोग एनायन, एनायन यानी कि नेगेटिव आयन, रिनायन। ठीक है, यानी कि जहां भी आपका सल्फेट या सल्फोनेट वर्ड आएगा आप समझ जाइएगा वो डिटर्जेंट किस प्रकार का है, एनायनिक टाइप का है। और जहां पर ये दोनों में से कोई वर्ड नहीं आया, ना तो अमोनियम आया ना तो सल्फोनेट आया, आप उसको बोल दीजिएगा न्यूट्रल, ये डिटर्जेंट न्यूट्रल है। जैसे अब आपको एग्जांपल बताते हैं, सेट्रिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ये किस तरह का डिटर्जेंट है, तो यहाँ पर अमोनियम वर्ड आ गया ना, हम पहले बताए थे अमोनियम वर्ड आ गया, तो ये कैटायोनिक डिटर्जेंट है। अगला सोडियम लॉरेल सल्फेट, सल्फेट वर्ड आ गया, हम बताए थे सल्फेट और सल्फोनेट वर्ड आएगा तो एनायनिक होगा, तो ये सल्फेट वर्ड आ गया तो एनायनिक हो गया। अगला सोडियम एल्कील सल्फोनेट, सल्फोनेट वर्ड आ गया तो ये भी एनायन हो गया। और दंत मंजन जो होता है हमारा टूथपेस्ट, जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो आपका एनायोनिक डिटर्जेंट है। बहुत आदमी सोचेगा टूथपेस्ट क्या है, साबुन है कि अपमार्जक है? तो टूथपेस्ट जो है हमारा दांत जो ब्रश है साफ करने वाला, टूथब्रश टूथपेस्ट, वो आपका डिटर्जेंट होता है। सेविंग क्रीम बताइए, सेविंग क्रीम क्या होता है? सेविंग क्रीम आपका सोप है, साबुन है, सोप है। लेकिन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट आपका डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट है। ठीक है, कपड़ा वाला साबुन, कपड़ा वाला साबुन जो है वो सोप है। नहाने वाला साबुन सोप है, लेकिन बर्तन धोने वाला साबुन डिटर्जेंट है। देखिए यही तो अंतर, देखिए यहाँ बर्तन धोने वाला जो साबुन है वो आपका ना तो उसमें अमोनियम है ना तो सल्फेट सल्फोनेट है, तो ये न्यूट्रल में आ जाता है। बर्तन धोने वाला साबुन आपका डिटर्जेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। आपसे पूछेगा सेविंग क्रीम तो साबुन हो जाएगा, कपड़ा धोने वाला साबुन साबुन हो जाएगा, नहाने वाला साबुन साबुन हो जाएगा, लेकिन टूथपेस्ट पूछ देगा तो वो एनायनिक डिटर्जेंट है। टूथपेस्ट डिटर्जेंट है और बर्तन धोने वाला साबुन भी डिटर्जेंट है। चलिए, हमको लगता है कि डिटर्जेंट में क्या है क्या नहीं है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, डिटर्जेंट यानी अपमार्जक, ये जो है आपको कठोर जल और मृदु जल दोनों में झाग देता है। हम वहां पर पढ़े थे, साबुन के बारे में पढ़े थे कि वो कठोर जल में झाग नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सोडियम सॉरी कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है वो एल्काइल ग्रुप के साथ मिलकर अमिश्रणीय लवण बना देता है, इसीलिए कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। ठीक है, लेकिन अपमार्जक जो है इसमें ऐसा नहीं होता है, ये कठोर जल हो या मृदु जल हो दोनों में झाग दे देता है। अपमार्जक का जलीय विलयन अगर हम लोग बात करें एक्वस सॉल्यूशन, तो वो उदासीन होता है, हम पहले ही बता चुके हैं, जो कॉटन यानी कि सूती के कपड़े को हानि नहीं पहुंचाता है। जबकि साबुन का बात करें तो उसका साबुन का क्या होता था जलीय विलयन, वो क्या होता था, एल्केलाइन होता था, क्षारीय होता था, वो कॉटन के कपड़ा को नुकसान पहुंचाता था, इसीलिए सूती कपड़े अपमार्जक से धोए जाते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है सोप और डिटर्जेंट में इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछता है, इतना ही पूछता है। चलिए अब आगे आते हैं, फ्यूल। अगला टॉपिक हमारा दूसरा टॉपिक है फ्यूल यानी कि ईंधन। ठीक है, फ्यूल ईंधन उसको बोलते हैं जो जलने के बाद उष्मा देता है, प्रोवाइड हीट आफ्टर बर्निंग, जो जलने के बाद उष्मा देता है। ठीक है, तीन प्रकार का फ्यूल होता है हमारा, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन। ठीक है, ठोस ईंधन का बात करें
तो ये लकड़ी, कोयला, चारकोल, ये सब आपका ठोस ईंधन में आता है। वही अगर पेट्रोल, डीजल और किरोसिन का बात करें, ये लिक्विड है ना, तो ये द्रव ईंधन में आता है, लिक्विड ईंधन, लिक्विड फ्यूल। ठीक है। गैसीय ईंधन यानी कि गैसियस फ्यूल, इसमें आता है हाइड्रोजन, एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, बायोगैस। इस सब के बारे में आपको पहले पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन जो है वो सबसे अच्छा ईंधन है, क्योंकि इसका उष्मीय मान और कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा उष्मा देता है इसका जो फ्यूल है, और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और इससे न्यूनतम पोल्यूशन, या मानिए तो जीरो पोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है। और बात करें, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी ने बनाई है, जर्मनी में चली। ठीक है। एलपीजी, सीएनजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी हो गया आपका, बायोगैस। तो एक होता है आपका पाइप्ड नेचुरल, पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, पीएनजी भी होता है। ठीक है। बायोगैस, गोबर गैस। ठीक है। गोबर गैस, बायोगैस या गोबर गैस जो होता है, इसको बनाने वाले हैं सीबी देसाई, सीबी देसाई। तो ये सारा टॉपिक हम आपको पहले पूरे डिटेल में पढ़ा चुके हैं, हमको नहीं लगता इसको पढ़ाने की कोई जरूरत है। बायोगैस में मीथेन होता है आपका, एलपीजी वगैरह में मीथेन होता है। एलपीजी जो होता है हमारा कुकिंग सिलेंडर में यूज होता है, और इसमें आपको जो दुर्गंध है उसका पता लगाने के लिए मिथाइल या इथाइल मरकेप्टाइल, मिथाइल या इथाइल मरकेप्टन, मरकेप्टन मिलाते हैं, मिलाया जाता है। आगे, अब देखिए वाटर गैस किसको बोलेंगे? CO+H2। देखिए CO+H2 इस तीनों में है, CO+H2 तीनों में है। CO+H2 को बोलेंगे वाटर गैस। यही CO+H2 में अगर N2 डाल दिए, ये हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस। और CO+H2 में अगर CH4 मीथेन डाल दिए तो इसको बोलते हैं कोल गैस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे, जीवाश्म ईंधन जो है हमारा फ्यूल, हम पहले फ्यूल टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें जीवाश्म ईंधन तो पढ़ेंगे, फॉसिल फ्यूल्स। मतलब करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी उलट गया था, ठीक है, पृथ्वी का पौधे वगैरह सब जमीन के अंदर, आदमी, डायनासोर वगैरह सब जब जमीन के अंदर घुस गए थे, तो पौधे, ऐसे पौधे, पेड़, प्लांट जो जमीन के अंदर घुस गए और करोड़ों वर्षों तक जमीन के अंदर वहां का प्रेशर, टेम्परेचर को झेले, और उसके बाद उस प्रेशर और टेम्परेचर में वो पेड़ पौधे जो जमीन के अंदर दबे थे, वो बदल गए कोयला में, वो बदल गए कोयला में। और ऐसे जीव जंतु, यानी कि मानव हो गए या फिर डायनासोर हो गए, कोई सांप, कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, जो भी होगा पहले, ऐसे जीव जंतु जो जमीन के अंदर दब गए वो बन गए पेट्रोलियम। यानी कि पेड़ों के दबने से बना है कोयला, और जीव जंतु वगैरह के दबने से बना है पेट्रोलियम। या जलीय जीव का बात करें, मछली, शार्क मछली हो गया या फिर व्हेल मछली हो गया, कोई भी मछली जो जमीन के अंदर, पानी के अंदर भी चल गए, पानी के अंदर भी पेट्रोलियम बनता है। देखते होंगे बॉम्बे हाई है, वो समुद्र से पेट्रोलियम निकालता है, क्योंकि वहां पे शार्क वगैरह सब बहुत बड़ी बड़ी मछलियां जो जमीन के अंदर धंस गई, वो बहुत सारे दिन तक जमीन के अंदर धंसी रही, और प्रेशर, और काफी प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। यानी कि जीवों के अंश से बना है ये जीवाश्म ईंधन, जो करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व मृदा में दब गए थे। यानी कि ये अनवीकरणीय है, यानी कि ऐसा थोड़ी है कि अब फिर से आप किसी जानवर को जमीन के अंदर घुसा दीजिएगा तो उससे कोयला या पेट्रोलियम निकलेगा, नहीं निकलेगा। उसको बनने के लिए चाहिए करोड़ों अरबों वर्ष। तो जो करोड़ों अरबों वर्ष बना है पहले, उसको आप फिर से बना नहीं सकते हैं, इसीलिए ये जो है जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है। और कोयला को हम लोग बोलते हैं उद्योगों की जननी, यानी कि ये पूरे विश्व की एनर्जी का 30% एनर्जी जो है सिर्फ कोयला से उत्पन्न किया जाता है। पेट्रोलियम का अगर हम लोग बात करें, तो इसका पृथक्करण जो है प्रभाजी आश्वन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा किया जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछता है पेट्रोलियम का जो आपका पृथक्करण है कैसे किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। चलिए अब पहले कोयला पढ़ लेते हैं, फिर पेट्रोल पढ़ लेंगे। कोयला जो है 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट जो है इसमें 80 से 95% कार्बन होता है, ये बेस्ट क्वालिटी का होता है। कार्बन ज्यादा होगा, धुआं कम करेगा, धुआं कम देगा। ठीक है, कम देगा, इसीलिए ये बेस्ट क्वालिटी का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट। भारत में ये कारगिल में उगाया जाता है। बिटुमिनस का बात करें तो 55 से 75% कार्बन होता है, 80 भी कहीं कहीं लिख देता है, 85 भी लिख देता है। ठीक है, 80 तक याद रखिए, 55 से 80 तक होता है। भारत में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, बिटुमिनस। ठीक है, और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। लिग्नाइट का अगर हम लोग बात करें
तो 35 से 40% कार्बन होता है इसमें। ठीक है, इसे ब्राउन कोल भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु वगैरह में ज्यादा पाया जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे ब्राउन कोयल, भूरा कोयला किसको बोलते हैं? लिग्नाइट। ठीक है, और पीट का अगर बात करें, सबसे घटिया किस्म का कोयला है, क्योंकि इसमें 30% कार्बन होता है, ये सिर्फ धुआं देता है, पॉल्यूशन करता है। ठीक है, चारकोल का अगर बात करें, चारकोल, तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लकड़ी के अपूर्ण दहन से प्राप्त होता है। लकड़ी को जलाएंगे, लेकिन आपका अपूर्ण दहन मतलब यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाएंगे, तो ये बदल जाएगा चारकोल में। और चारकोल जो है वो देखिए, लकड़ी जो है वो आपको स्मोक देता है, कचरा देगा, लेकिन चारकोल जो है वो आपको स्मोक नहीं देता है। करता क्या है, लकड़ी को बंद कर दिया, एक इसमें पैक कर दिया, जिससे ऑक्सीजन निकाल लिया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको जलाएंगे चारकोल को, तो ये क्या होता है, ये सॉरी लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा चारकोल में। अब इस चारकोल को अगर जलाएंगे तो ये पॉल्यूशन कम देगा, पॉल्यूशन नहीं देगा जनरली, कम देगा। ठीक है, ऑयल गैस का अगर बात करें, तो ऑयल गैस मीथेन, इथिलीन और एसिटिलीन का मिक्सचर होता है। यह क्रूड ऑयल के प्रभाजी आसवन से प्राप्त। चलिए प्रभाजी आसवन पहले देख लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिससे पेट्रोलियम को बनाया जाता है, पेट्रोलियम को पृथक किया जाता है प्रभाजी आसवन के द्वारा। कार्बन 1 से अगर कार्बन 4 तक है, इसमें देखिए कार्बन कहाँ तक है, 41 से ज्यादा हो सकता है कार्बन। ठीक है, अगर कार्बन 1 से लेकर 4 तक है तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका यूज काजल बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पर ये अलग हो जाता है C1 से C4, प्राकृतिक गैस। यानी कि जब हम लोग पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन के द्वारा गर्म करेंगे, तो अलग अलग डिग्री सेल्सियस पर, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस पर आपका निकल गया क्या, नेचुरल गैस। 30 से ज्यादा जाएंगे, 30 से 90 जाएंगे, तो आपका 30 से 90 में पेट्रोलियम ईथर बनता है। वही 200 से 100 डिग्री सेल्सियस में गैसोलीन या पेट्रोल बनता है। 176 से 200 में केरोसिन बनता है। 250 से 350 में डीजल बनता है। ठीक है, इसके बाद आपको उतना टेम्परेचर याद रखने का जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कार्बन 1 से कार्बन 4 है तो ये हो गया प्राकृतिक गैस, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस में अलग हो जाता है, काजल बनाने में यूज किया जाता है। C5 से C7 पेट्रोलियम ईथर, जो कि 30 से 90 डिग्री सेल्सियस में अलग हो जाता है, ड्राई क्लीनिंग में इसका यूज किया जाता है। C7 से C10 का बात करें तो गैसोलीन या पेट्रोल बोलते हैं इसको, 20 से 100 डिग्री सेल्सियस में ये अलग हो जाता है। वाहनों के ईंधन के रूप में गैसोलीन का यूज किया जाता है या पेट्रोल का यूज किया जाता है। अगला बात करें केरोसिन, केरोसिन जो है C11 से C15 में अलग होता है, मतलब C11 से C15 तो उसको केरोसिन बोलेंगे, और 176 से 200 डिग्री सेल्सियस में अलग हो जाता है, घरेलू ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन 60 से 20 में होता है डीजल, और ये 250 से 350 डिग्री सेल्सियस में अलग हो जाता है, वाहनों के ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है। C21 से C30 को बोलते हैं स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट। ठीक है, C31 से 35 में वैसलीन, जो कि मेडिसिन और स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है। C35 से C40, और बड़ा कार्बन चेन बड़ा हो गया, 35 का कार्बन चेन आ गया, तो पैराफिन वैक्स, और ये 500 डिग्री सेल्सियस में अलग होता है। इसका यूज कैंडल्स में या पॉलिश, शू वगैरह पॉलिश करने का जो होता है उसमें यूज किया जाता है। C41 से ज्यादा हो, कितना भी हो, C50 हो या कितना भी इससे ज्यादा हो, पेट्रोलियम कोक बोलते हैं, इसका यूज कोल तार वगैरह बनाने में किया जाता है। याद रखिए, सब जो है आपका एक अलग अलग टेम्परेचर में अलग होता है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस में ये अलग हुआ, तो 30 से 90 में पेट्रोलियम ईथर, सब अलग अलग टेम्परेचर में अलग हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी कि डिस्टिलेशन तो है लेकिन फ्रैक्शनल है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग हो रहा है, इसलिए इसको प्रभाजी आसवन भी कहा जाता है। पेट्रोलियम का पृथक्करण प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर बात करें प्रभाजी आसवन अगर क्रूड ऑयल का करेंगे तो उससे ऑयल गैस भी मिलता है, और ऑयल गैस आपका मीथेन, इथिलीन और एसिटिलीन का मिक्सचर होता है। हीट वैल्यू का अगर बात करें तो ये आपको याद नहीं करना है, गोईठा में आपका 6 से 8 आपको केल्विन हीट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, लकड़ी को जलाएंगे 17 से 22, कोयला को जलाएंगे तो 25 से 33, के मतलब हजार, के का मतलब हजार हो गया, सॉरी 1000 डिग्री सेल्सियस हीट वैल्यू है। ठीक है, बायोगैस का बात करें तो 35,000 आपका है, 35,000 डिग्री सेल्सियस आपको देगा। पेट्रोल, किरोसिन और डीजल 45,000, मीथेन और सीएनजी 50,000, एलपीजी 55,000, हाइड्रोजन 150,000, यानी कि समझ 150,000। समझिए कि ये कहाँ गोईठा 6,000 दे रहा है, 6,000 से 8,000, हाइड्रोजन 150,000 दे रहा है, 150,000। इसीलिए यही रीजन है
कि हीट वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होने की वजह से इसको सर्वोत्तम ईंधन कहा जाता है। ये आपको याद नहीं करना है, ये हीट वैल्यू का जो टेबल, इसको याद नहीं करना, समझना है। समझना है कि गोईठा से आप अगर बायोगैस बनाइएगा, मतलब मान लीजिए किसी का मतलब गाय का गोबर से अगर आप गोईठा बनाए तो वो 6000 के आपका 6000 डिग्री सेल्सियस ही आपका हीट वैल्यू है उसका। लेकिन अगर उसी से बायोगैस बना लिए तो 35,000 उसका हीट वैल्यू हो जाता है। तो ये आपको समझाता है। पेट्रोल, किरोसिन, डीजल ये 45,000 देता है। मीथेन या क्या बोलते हैं सीएनजी आपको 50,000 देता है। एलपीजी जो आप गैस का सिलेंडर यूज करते हैं वो 55,000, यानी कि पेट्रोल से ज्यादा एलपीजी आपको हीट वैल्यू देता है। ये थोड़ा सा एक समझ के लिए है और ज्यादा कुछ नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा, थर्ड टॉपिक है सीमेंट। थर्ड टॉपिक है सीमेंट। ठीक है। सीमेंट का अगर हम लोग बात करें तो सीमेंट को कहाँ बनाया जाता है? रोटेटरी फर्नेस में बनाया जाता है। रोटेटरी फर्नेस में यानी कि घूर्णन भट्ठी में इसको बनाया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीमेंट को घूर्णन भट्ठी में यानी कि रोटेटरी फर्नेस में बनाया जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस होता है रोटेटरी फर्नेस का टेम्परेचर? 1170 से 1870 केल्विन इसका टेम्परेचर होता है। इसको याद रखना है। और सीमेंट के आविष्कारक कौन है? जोसेफ स्पेडिन। जोसेफ स्पेडिन जो है 1824 ईस्वी में सीमेंट इन्होंने बनाया था। कहां पर बनाया था? पोर्टलैंड द्वीप पर बनाया था। यही कारण है कि ये जो जोसेफ स्पेडिन ने पोर्टलैंड द्वीप पर बनाया था पहला सीमेंट, इसीलिए इस सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट नाम पड़ा। देखते होंगे पोर्टलैंड सीमेंट जो नाम होता है वो पोर्टलैंड द्वीप पर बनाया था जोसेफ स्पेडिन ने, इसलिए उस द्वीप के नाम पर इस सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा। अब सीमेंट में कंपोजिशन क्या क्या होता है, संगठन क्या क्या होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसलिए इसको भूलना नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका मेन घटक है, मेन घटक, मेन मुख्य घटक। 60 से 70% सीमेंट पे यही होता है। दूसरा नंबर पे आता है सिलिका। सिलिका SiO2, इसको रेत या मृतिका भी बोलते हैं। 20 से 25% सिलिका होता है। थर्ड नंबर पे आता है एल्यूमिना, 5 से 10%। उसके बाद आता है MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 2 से 3%। फिर आता है आयरन ऑक्साइड, 1 से 2%। इस सब को, जितना भी ये पांचों चीज आपको दिखा, इस सब को मिक्स करके 150 मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस हम बताए थे, 1170 से 1870 केल्विन। ठीक है। इसमें से 273 माइनस कीजिएगा तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि लगभग हम टेम्परेचर बता रहे हैं, 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच का एक टेम्परेचर ले लिए, 1500 डिग्री सेल्सियस बीच का ले लिए। ठीक है। यानी इस सब को मिक्स करके 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हम लोग को मिलेगा सीमेंट क्लिंकर। इसको मिक्स करके 1500 डिग्री सेल्सियस पर जला देंगे तो बनेगा सीमेंट क्लिंकर। और इसी सीमेंट क्लिंकर में हम लोग जिप्सम डाल देंगे तो बन जाएगा सीमेंट। यानी कि सीमेंट क्लिंकर के में इसको मिला के, अगर इस पांचों को मिला के गर्म करेंगे तो बनेगा सीमेंट क्लिंकर। और सीमेंट क्लिंकर में अगर जिप्सम डाल देंगे तो बन जाएगा सीमेंट। यही है सीमेंट बनाने का तरीका, जो रोटेटरी फर्नेस में कंप्लीट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए। ठीक है। यदि सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा कर दी जाए तो दीवार में दरार पड़, जिससे आप घर बनाइएगा तो दीवार में दरार पड़ जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है 60 से 70% होता है। अगर इसको आप 80% कर दीजिएगा, दीवार जो आपका घर का है उसमें दरार पड़ जाएगा। इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा को ज्यादा भी नहीं करना है, 60 से 70% के बीच में ही रखना है। यदि सीमेंट में Al2O3 की मात्रा ज्यादा कर दी जाए, Al2O3 कितना होता है? 5 से 10%। मान लीजिए इसको 20% कर दिए तो क्या होगा? सीमेंट जल्दी जम जाएगा, तुरंत जम जाएगा, है ना। जिप्सम, इसका काम क्या है? सीमेंट को जलने के टाइम को इंक्रीज कर देता है। यानी कि अगर सीमेंट 10 मिनट में जम रहा है तो इसको ये 30 मिनट में जमाएगा या फिर 60 मिनट में जमाएगा। यानी कि जिप्सम इसलिए लास्ट में मिलाते हैं, सीमेंट क्लिंकर में लास्ट में देखते हैं जिप्सम मिलाते हैं। मिलाने का रीजन ही यही है कि वो सीमेंट के जमने के टाइम को बढ़ा देता है। ठीक है। सीमेंट का पीएच वैल्यू 13.5 होता है। यानी कि सीमेंट जो है एक क्षारीय मिश्रण है और ये स्ट्रॉन्ग क्षार है। यही रीजन है कि आपका सीमेंट जैसे छुइएगा आपका हाथ जो है थोड़ा सा फटने लगेगा। सीमेंट की ग्रेडिंग उसकी पिसाई बताती है, वो कितना लेवल तक पिसा है, उसकी पिसाई उसकी ग्रेडिंग के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए जंग रोधी सीमेंट, जंग रोधी सीमेंट अगर बनाना है, जैसे नहीं बोलते हैं अंबुजा सीमेंट, है ना, कुछ सीमेंट ऐसा होता है जो जंग रोधी होता है, जिसमें आपका जंग नहीं लगता है पानी वगैरह। आप देखिएगा कभी पुराना घर को जब आप तोड़ते हैं तो अंदर से जो लोहा निकलेगा उसमें जंग लगा हुआ रहता है, जो लोहा उसमें यूज होता है। ठीक है। लेकिन सीमेंट जो है ऐसा सीमेंट यूज करेंगे जो उस लोहे को जंग लगने से बचाए, उस सीमेंट को बोलते हैं जंग रोधी सीमेंट। वो बनाने के लिए सीमेंट में ओलेइक एसिड
मिलाया जाता है। ये ओलेइक एसिड हमको साबुन बनाने में बताया, C17H35COOH। देखिए साबुन जब हम आपको बता रहे थे तो वहां पे बताए थे ओलेइक एसिड, यहाँ देखिए ओलेइक एसिड C17H33COOH। तो याद रखिए ये सारा चीज आपको कहीं ना कहीं यूज होता है, इसलिए इस फॉर्मूला को याद ही कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है। अगला, सीमेंट में अगर सैंड मिला दिए, बालू, तो उसको कहते हैं मॉर्टर। सीमेंट में बालू मिला दिए और पत्थर की गिट्टी भी मिला दिए तो उसको बोलते हैं कंक्रीट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंक्रीट। यानी कि सीमेंट में बालू मिला दिए तो मॉर्टर, सीमेंट में बालू बजरी, बालू के साथ पत्थर की गिट्टी मिला दी उसको बोलते हैं कंक्रीट। ठीक है, अब ये जो कंक्रीट बना है इसमें लोहे की रड डाल देंगे, कंक्रीट प्लस लोहे की रड, तो ये बन जाएगा आरसीसी, यानी कि री इन्फोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। इसका यूज छत बनाने में, पुल बनाने में, एटीसी बनाने में किया जाता है। आप समझ लीजिए कि जो आपसे पूछ देगा डायरेक्ट एग्जाम में, आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? री इन्फोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। ठीक है, तो कंक्रीट तो इसमें होगा ही, प्लस इसमें लोहे की रड भी डाल देंगे, तो यानी कि कंक्रीट में लोहे की रड डाल देंगे, ये बन जाएगा आरसीसी। तो आप देखते होंगे घर वगैरह सब, पुल वगैरह सब आरसीसी से बनता है। आगे पीसीसी क्या होता है? और सुनते होंगे कि पीसीसी रोड है ना, पीसीसी रोड, गांव घर में पीसीसी रोड, अलकतरा वाला रोड नहीं, पीसीसी रोड सीमेंट से बनाता है। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो कि रोड बनाने में यूज किया जाता है। तो ये सीमेंट से रिलेटेड जितना भी चीज था वो मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछने वाला है नहीं। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा ग्लास, कांच के बारे में, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। यह एक मिक्सचर है, कांच कांच जो है यह एक मिक्सचर मिश्रण है। आपसे पूछ देगा क्वेश्चन, कांच क्या है? मिश्रण है। जिस तरह आपको दूध जो है, दूध में पानी मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह कांच जो है एक मिश्रण है। इसका आविष्कार इजिप्ट में यानी कि मिस्र में हुआ था। कांच का आविष्कार कहाँ हुआ था? मिस्र में। जैसे पेपर का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था ना। उसी तरह कांच का आविष्कार इजिप्ट में यानी कि मिस्र में हुआ था। कांच क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड है। यानी कि बहुत आदमी सोचता है कांच क्या है? सॉलिड है, लेकिन सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड है, लेकिन उसको बहुत अधिक ठंडा कर दिया गया है, बहुत अधिक ठंडा कर दिया गया है, इसीलिए ये बन गया है सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतल द्रव। आप कैसे पहचानिएगा कांच जो है वो लिक्विड है? सॉलिड भी तो बोल सकते हैं। देखिए आप बहुत पुराना ग्लास को देखिएगा, जो पुराना पुराना ग्लास होता है, जो लगभग 1950 में बिल्डिंग या 1890 में बिल्डिंग बना है, ठीक है, बहुत पुराना बिल्डिंग है। ठीक है, उस बिल्डिंग का कांच को देखिए, पुराने घर की खिड़की का कांच को देखिएगा, आपको नीचे में खिड़की जो नीचे में मोटा दिखेगा, ऊपर में पतला दिखेगा। यानी कि ये खिड़की है, उसका जो कांच है वो बह बह के नीचे आ गया है, उसका जो, तो नीचे में क्या हो गया? मोटा, नीचे में क्या हो गया? मोटा, और ऊपर में हो गया पतला। ठीक है, यही कारण है। तो ये आपको सबूत है कि कांच जो है एक लिक्विड है, सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि लिक्विड उसी को बोलते हैं इसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो कांच तो पूरा तरह से लिक्विड नहीं है, इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ये आपसे एग्जाम पूछ देगा, ग्लास क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस या सुपर कूल्ड लिक्विड? आप बहुत आदमी क्या बोल देगा? सॉलिड मार देगा, जबकि मारना है सुपर कूल्ड लिक्विड। आगे कांच का बात करते हैं, तो यह क्षारीय धातुओं के सिलिकेट के अक्रिस्टलीय मिश्रण से मिलकर बना होता है। यानी कि यह किससे बना होता है? सिलिकेट SiO3 ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स के सिलिकेट से बना होता है। यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, चूंकि ये अल्कली मेटल के सिलिकेट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका मुख्य घटक हो जाएगा सिलिका SiO2। जब हम आपको सीमेंट बताए थे, सीमेंट में सबसे पहला मुख्य घटक था CaO, दूसरा मुख्य घटक था सिलिका, यानी कि SiO2। पहला था CaO और दूसरा था सिलिकेट। किस में? सीमेंट में। लेकिन कांच में सिलिका दूसरा नहीं, पहला हो जाता है, मुख्य घटक हो जाता है सिलिका। ग्लास में ये पहला मुख्य घटक है और सीमेंट में दूसरा। ठीक है, यह हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF में घुल जाता है। कांच जो है किसमें घुल जाता है? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुल जाता है। यही कारण है कांच पर लिखावट करने के लिए HF का यूज किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज किया जाता है। जैसे ये कांच है, यहाँ पर KAUSHAL ऐसे करते हुए लिख दिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड डाल दिए और थोड़ी देर बाद इसको पोंछ दिए,
तो जितना दूर तक हाइड्रोजन फ्लोराइड रहेगा उतना दूर तक जो है कांच घुल जाएगा और वो लिखा जाएगा उस पर, वो मेरा नाम लिखा जाएगा उस पर। ठीक है, तो ये कांच पर लिखावट करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज किया जाता है। आगे कांच का बात करें तो ये उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यह आपको ना तो वाटर में घुलेगा ना ही एसिड में घुलेगा, यानी कि यह आपको वाटर और एसिड किसी में भी घुलता नहीं है, और यह बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखिए कांच के रंग का कारण देख लेते हैं। कांच का रंग होता है ना, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग। तो कांच के रंग का कारण होता है मेटल ऑक्साइड, यानी कि धातु ऑक्साइड। ये आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, रेलवे का, आरआरबी का, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो कांच के रंग का कारण, कांच में जो रंग होता है उसका कारण मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड, तो ये तो आपको पूछ देगा क्वेश्चन, लेकिन आपसे पूछ देगा अलग अलग कलर, ये जनरली पूछता नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। अगर ब्लू कलर आ रहा है कांच का, कैल्शियम, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण ब्लू कलर है। ग्रीन कलर है तो आयरन ऑक्साइड। जनरली आपको बता देते हैं, ग्रीन विट्रियोल किसको बोलते हैं? ग्रीन विट्रियोल FeSO4 इंटू 7H2 है ना। तो चूंकि आयरन सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, इसलिए आप आयरन से याद रखिएगा, ग्रीन कलर आयरन के कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। तो ये ट्रिक है याद रखने का। ठीक है, रेड कलर क्यों होता है कांच का? कॉपर ऑक्साइड। ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड या निकेल ऑक्साइड। देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी 1 है, यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी 2 है, इसको बोलेंगे कॉपर 1 ऑक्साइड रेड कलर के लिए, और ब्लैक कलर के लिए कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, क्योंकि वहां पे कॉपर का वैलेंसी 2 है। रूबी कलर AuCl के कारण, येलो कलर फेरिक सॉल्ट के कारण, ब्राउनिश ब्लैक कार्बन के कारण। आपसे ये ब्राउनिश ब्लैक रूबी तो भी नहीं पूछेगा, आपसे जनरली पूछेगा ब्लू ग्रीन रेड, इस तीनों का आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर रखना है तो, नहीं तो नहीं भी रख सकते। कांच के प्रकार, कांच कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले सोडा ग्लास, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सोडा ग्लास का यूज किया जाता है बोतल बनाने में, खिड़की बनाने में, ट्यूबलाइट बनाने में, यानी कि बोतल, खिड़की और ट्यूबलाइट बनाने में सोडा ग्लास का यूज किया जाता है। क्राउन ग्लास का अगर हम लोग बात करें तो साधारण चश्मा बनाने में, जिसमें कोई भी लेंस का यूज नहीं होता है, उसमें आपका क्राउन ग्लास का यूज किया जाता है। लेकिन क्रुक्स ग्लास, अगर चश्मा में लेंस डाल दे रहे हैं तो उसमें यूज होगा क्रुक्स ग्लास, क्रुक्स। ठीक है, या सन ग्लास बनाने में, जो कि अल्ट्रावायलेट रे का अवशोषण करता है, सन ग्लास बनाइएगा धूप में चलने वाला चश्मा, तो उसमें भी आपका क्रुक्स ग्लास। देखिए अगर नॉर्मल चश्मा बना रहे, साधारण चश्मा जिसमें कुछ नहीं है, ना लेंस है ना धूप का चश्मा है, तो वो क्राउन ग्लास से बनेगा। ठीक है, फ्लिंट कांच का अगर बात करें तो कैमरा का लेंस, टेलीस्कोप, इलेक्ट्रिक बल्ब का कांच, जो पहले बल्ब आता था उसमें जो कांच यूज होता था वो फ्लिंट कांच, फ्लिंट। ठीक है, पायरेक्स कांच का अगर बात करें तो ये माइक्रोवेव ओवन में जो आपका कांच यूज होता है वो पायरेक्स ग्लास होता है। लैब उपकरण में पायरेक्स कांच होता है, लैब में जो आपका जो ये टेस्ट ट्यूब वगैरह होता है वो इसी पायरेक्स का ही बना होता है। चाय या कॉफी के प्याले पायरेक्स ग्लास से बनाए जाते हैं। रीजन क्या है? पायरेक्स ग्लास का उष्मीय मान ज्यादा, उष्मीय प्रसार ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है कि जब आप किसी ठंडी ग्लास में चाय को डालिएगा तो वो कांच टूटने का डर रहता है। तो चूंकि उष्मीय प्रसार कम होता है, ज्यादा बोलते थे सॉरी, कम होता है, इसलिए चाय या कॉफी के प्याले पायरेक्स ग्लास से बनाए जाते हैं। और ये लैब उपकरण भी आपको देखते होंगे कि टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं, तो गर्म कीजिएगा तो टूटने, कांच टूटने का डर रहता है ना, क्योंकि उसमें प्रसार कम होता है, ज्यादा फैलेगा ही नहीं तो टूटेगा ही नहीं, इसीलिए पायरेक्स ग्लास का यूज। माइक्रोवेव ओवन, क्योंकि यहाँ गर्म करना पड़ता है, लैब उपकरण में गर्म करना पड़ता है, चाय कॉफी वगैरह में गर्म करना पड़ता है, इसलिए इसका यूज पायरेक्स ग्लास में किया जाता है। जेना कांच क्या होता है? ये सबसे अच्छा मतलब कांच माना जाता है, साइंटिफिक इक्विपमेंट वगैरह में इसका यूज किया जाता है जेना कांच का। ज्यादा यूज नहीं, ज्यादा अगर आपसे साइंटिफिक इक्विपमेंट वगैरह के बारे में बोले तो जेना कांच आपको मार देना है अगर ऑप्शन में है तो, लेकिन अगर लैब उपकरण का बात करें तो पायरेक्स ग्लास। प्रकाशीय कांच का बात करें, फोटोक्रोमेटिक ग्लास का बात करें, तो ये आपको माइक्रोस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप, बाइनोक्यूलर वगैरह बनाने में ये प्रकाशीय कांच का यूज किया जाता है। ये सिल्वर क्लोराइड से बना होता है, सिल्वर क्लोराइड, AgCl। AgCl का यूज हो गया फोटोक्रोमेटिक ग्लास। देखिए AgCl का बात आया है तो हम AgI और AgBr भी बता देंगे। AgBr का यूज होता है फोटोग्राफी में। AgI का प्रयोग होता है कृत्रिम वर्षा में। ठीक है, और AgNO3 का यूज होता है अमिट स्याही, वोटर्स इंक, यानी कि वोटर्स इंक में AgNO3 का यूज होता है
जो आपको वोट देने के बाद जो उंगली पे जो एक स्याही लगाता है ना, उसी को बोलते हैं वोटर्स इंक। तो AgCl आप समझ गए, फोटोक्रोमेटिक ग्लास बनाने में यूज होता है। उसी तरह AgI हो गया कृत्रिम वर्षा में, AgBr हो गया आपका फोटोग्राफी में, AgNO3 हो गया आपका वोटर्स इंक यानी कि अमिट स्याही वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। बुलेट प्रूफ कांच, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है, और ये लैमिनेटेड होता है, लेयर वाइज होता है, डिवाइडेड। जैसे कि मान लीजिए कि जो गाड़ी में आपको कांच, गाड़ी में जो शीशा लगा होता है, लेयर वाइज होता है, यानी कि पहले एक शीशा का लेयर को तोड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि लेयर वाइज डिमांड होता है, लेमिनेटेड होता है, लेमिनेटेड होता है। और लेमिनेटेड करने का रीजन ही यही है, लेयर वाइज बनाने का रीजन ही यही है, वो इंटेंसिटी को कम करता है, जो बुलेट है उसका स्पीड को कम कर देगा। और ये बना होता है पॉलीकार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बुलेट प्रूफ ग्लास का बात किया, बुलेट प्रूफ जैकेट का अगर बात करेगा, बुलेट प्रूफ जैकेट, तो ये बना होता है लेक्सन या केवलार, केवलार का बना होता है, केवलार, ठीक है। केवलार, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में केवलार का यूज किया जाता है। और अगर आपका बात करें एक होता है पेंडुलम, है ना, पेंडुलम, पेंडुलम जो होता है उसका जो सुई होता है, पेंडुलम का सुई, वो बना होता है इनवार का, इनवार, इनवार, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, ये था हमारा, आज हम लोग 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सोप डिटर्जेंट पढ़ चुके, फ्यूल पढ़ चुके, सीमेंट पढ़ चुके, ग्लास पढ़ चुके, ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। एक वीडियो और आएगा इस पे, फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव, पेस्टिसाइड और पॉलीमर, ये चारों अगले वीडियो में हम लोग बता देंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। जो लोग BSSC आपका BSO की तैयारी कर रहे हैं, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, या फिर ASO, BSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, या इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मेरा साइंस का वीडियो जो है इतना बेनिफिशियल रहेगा। या रेलवे में अगर बात करें, ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे RRB JE की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, ALP टेक्नीशियन वाला, ठीक है, या फिर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं, साइंस तो आपका पूछेगा ही, मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे लाभकारी होगा, बहुत ज़्यादा आपको लाभ देगा एग्जाम में। तो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आज का वीडियो। धन्यवाद।